अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, ठीक है। और मैं भी आपको अपना ख्वाब बताता हूं, ठीक है। मेरा ख्वाब था कि मैं जर्मनी जाऊं। यकीन करें, मेरा इतना ख्वाब था, ठीक है। उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो है वो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है। ओके, जब वो जर्मनी से, जारी बात है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब तो 15 साल से मैं खुद जर्मनी में हूँ, ठीक है ना, सही है। 15 साल पहले जब जब मैं अगर अपनी बात करूं कि जैसे हमारे पास जो रिलेटिव्स हमारे आते थे, रिश्तेदार, मामू, चाचू, खाला, मामू वगैरह वगैरह, जब हमारे पास आते थे ना, तो उनको देख के मतलब कि उनकी लाइफ स्टाइल, उनका ये वो, मतलब कि उनका जिंदगी बार गुजारने का जो स्टाइल बहुत मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। और फिर उनको देख के मन में ये भी ख्याल आता था कि एक वक्त ऐसा भी है कि शायद कभी हम भी जर्मनी जाएंगे। तो ये मैं, ठीक है। तो मुझे बहुत शौक था, यकीन करें। मैंने, दुनिया में और भी बड़े मुल्क हैं, इससे जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट ना, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे लोग यूके बहुत जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, सबके बेशुमार ममालिक हैं। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही मुल्क था कि मैंने जाना है तो भाई जर्मनी जाना है और कहीं नहीं जाना, सीधी बात है। तो उसके लिए फिर बड़ी कोशिश की। बड़ा मुश्किल था शुरू शुरू में जाना, बहुत ही नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सामान पैदा कर दिए कि यहाँ जर्मनी आने का मौका मिल गया, ठीक है। और फिर जारी बात है, हम वहां पे बैठ के जो ख्वाब तो देखते हैं ना, कि सोचते भी हैं यार कि हम जर्मनी जब जाएंगे एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन यहाँ के आके जो मैं सीधी बात बताऊं, ठीक है, आप भी जो लोग अभी तक जर्मनी नहीं आए, ठीक है, आपको भी यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना बाद में आके करना पड़ता है। लेकिन मैं असल में जो आज बात ये करना चाहता हूं कि आजकल के दौर में, अगर आज की कल की अगर आप बात करें, तो जर्मनी आना बहुत आसान हो चुका है। उसकी मैं वजह बताता हूं, ठीक है। अब जर्मनी में जैसे आजकल देखने में आ रहा है, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे पहले यहाँ पे लोग असाइलम केस करते हैं, वो अब इतना नहीं लोगों का एक्सेप्ट होता। लोगों का जिनका असाइलम केस एक्सेप्ट नहीं होता, उनको या तो डिपोर्ट वापस कर दिया जाता है, या मतलब कि उनको कई प्रॉब्लम्स, उनको एक लंबा, लेकिन उनका जो प्रोसेस एक लंबा होता है, एक लंबे प्रोसेस में से उनको गुजरना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? उनका प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है और एक थका देने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉरी, वो कि इवन के पाकिस्तान भी नहीं जा सकते। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कहता हूं कि आजकल जर्मनी में इनको मतलब के जो आना बहुत आसान हो चुका है। स्टडी, आपको पता है, काफी डिफरेंट किस्म के जो वीजा अपॉर्चुनिटी इन्होंने ओपन कर दी है। समझा रही मेरी बात आपको? फर्ज करें, हाउस बिल्डिंग का वीजा आपको पता होगा, अपॉर्चुनिटी वीजा है, स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है, वर्क परमिट वीजा है। तो मतलब कि इनको इस तरह बहुत सारी चीजें, या ठीक है। तो आप के पास अगर कोई भी हुनर है, बाइशपील आपके पास कोई हुनर है, आप जानते हैं, उसको कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप उसके लिए अप्लाई करें। उसमें जो सबसे बड़ा जो बैरियर है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो जर्मन लैंग्वेज है। ये है असल बात मैं जो आपसे करना चाहता हूं, वो ये है, ठीक है। शुरू में तमहीद बांधने का मकसद ये था कि उसके मतलब कि लोग जर्मनी क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। और जर्मनी इस वक्त आसानी इसलिए हो चुका है कि, और आप, ठीक है, और उसमें ये होता है कि आप जो मैंने 4-5 वीजे आपको बताए हैं, जैसे स्टडी वीजा, हाउस बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी कार्ड, और वर्क परमिट, या इस तरह के और वीजे जो हो गए, उसमें इतनी मुश्किलात या परेशानियां नहीं होती। उसमें यह होता है कि आप जब यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे आके काम शाम भी कर सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं, इवन कि आप पाकिस्तान वापस भी जाना चाहें, दिल कर जा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग असाइलम यहाँ पे करते हैं, आपको पता ही है, लेकिन उसमें फिर ये चीजें नहीं आपको होती ना, ठीक है। ओके, तो इसमें, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे आना है, उसमें जो सबसे बड़ा जो मैं बात कर रहा था कि जो बैरियर है, वो जर्मन लैंग्वेज का है, B1, ठीक है। खासतौर पे स्टूडेंट्स को चाहिए, जो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको B2 भी चाहिए, C1 भी चाहिए, C2 भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो मोस्टली पीपल हैं जो जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी से जो आते हैं, उनको जो मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायर उनको है, वो B1 है। B1 जो, ठीक है, जो लेवल है जर्मन लैंग्वेज का, वो उनको रिक्वायर है। सबसे पहले आपको पता है A1 से शुरुआत होती है, फिर A2 है, फिर B1 है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये B1 जर्मन कोर्स जो है, एक ऐसा कोर्स है कि जिससे आपको जर्मन लैंग्वेज में बात करना आ जाती है, जर्मन ग्रामर की आपको समझ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया B2 C1 की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन क्या B1 को पास करना आसान है? क्या हर बंदा B1 सीख सकता है? तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि मैं कहता हूं आप इसको जरूर सुने, और अगर आप इस प्रोसेस में गुजर रहे हैं तो मैं आपके लिए, ठीक है, एक चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस को आपके लिए बहुत आसान बना दिया जाए और आप आसानी से जो है वो B1 का इम्तिहान वगैरह वो पास कर सकें। अब मेरी बात सुनिएगा। जर्मन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि B1 एक एडवांस कोर्स है ना, ठीक है।
ओके, तो हम और इसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 जर्मन केसेस हैं जर्मन लैंग्वेज में, जिनको हम नॉमिनेटिव कहते हैं और जहां से जर्मन जबान शुरुआत होती है, फिर अक्यूजेटिव है, फिर डाटिव है। जो पहले 3 केसेस है ना, पहले 3 केस दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझा रही ना, अगर आप ये पहले 3 जर्मन केस कर लेते हैं ना, तो चौथा तो गेनेटिव, टोटल है ही 4, 5 जर्मन केस नहीं है। इन 4 सिर्फ 4 जर्मन केस हैं। मैंने बताया ना, अगर आप 3 भी कर लेंगे ना तो आपका B1 तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इन 3 केसेस के बगैर आपका B1 नहीं होने वाला, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने अपने तौर पर B1 का इम्तिहान देने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं पास नहीं हो सके। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 5-5 दफा 6-6 दफा इतनी मरतबा मतलब के पेपर दिया, लेकिन वो कहते हैं हम इसको B1 को शाफर नहीं कर सके। समझा रही मेरी बात आपको? तो उसका तरीकेकार ये है कि आप ग्रामर नहीं आती स्टूडेंट्स को। जब आपको ग्रामर नहीं आती ना, आप लेजर सस्टेन कर सकते हैं, यानी रीडिंग भी नहीं कर सकते आप, फिर ना ब्रीफ लिख सकते हैं, जुमले भी टेढ़े मेढ़े बोलेंगे जुमले आप जो, लेकिन उनका सर पाँव के सर कहीं होगा, पाँव कहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई सर पाँव नहीं पैर जुमले का होगा, बोल तो नहीं गए, आप अपनी बात भी समझा देंगे, अगले बंदा समझ भी जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या जहाँ पे आके आएगी आपको, जब प्रॉब्लम आपको आएगी वो यहाँ पे आएगी कि आप मतलब कि सही एग्जाम नहीं पास कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद तो B1 पास करना है ना आपका, ठीक है। अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट्स हैं तो आपको B1 नेशनलिटी के लिए आपको चाहिए, ठीक है। उसके बगैर आप नेशनलिटी, चाहे आप जितना मर्जी काम कर लें, आपको जितना मर्जी जर्मनी में टाइम हो चुका है, ठीक है, आपको जब तक B1 नहीं होगा आपको नेशनलिटी नहीं होने देनी। आपकी फाइल ही नहीं जमा करते जो स्टूडेंट्स में बताते हैं, सर जी हमारी तो फाइल ही नहीं जमा होती, तो भाई कैसे जमा करें, ठीक है। अगर फाइल जमा हो भी जाती है तो वो उसके ऊपर प्रोसेस नहीं शुरू होगा, ठीक है। वो कहते हैं जी ठीक है, मुझे कई स्टूडेंट बताते हैं जनाबी, वो कहते हैं कि हमें बताते हैं कि जी प्रोसेस हमारा रुक गया है, काम ही नहीं इसके ऊपर हो रहा। तो उसका तरीकेकार ये है, फिर आपको जब B1 करके जमा करवाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी फाइल भी जमा हो जाएगी, आपका प्रोसेस भी चलेगा, आपको डेज वीक्स में आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। समझा रही बात आपको है? तो जी हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये है वो है, तो ये तो फिर B1 तो अब एक जरूरी है ना, एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि आपको किसी न किसी सूरत में करना ही करना है। समझा रही बात आपको? तो मैं ये कहना चाहूँ, आप ये 4 जर्मन कैसे सीख सकते हैं। आप हमारी इसी YouTube चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसमें हमने एक पूरा ये पैकेज, पूरा प्रोग्राम जो है ये 4 जर्मन केसेस के ग्रामर का, ये पूरा कोर्स आप कह लें A1 से शुरू लेके B1 तक, ठीक है। ये 4 जर्मन केसेस का 100 डेज के नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उस प्लेलिस्ट को जाके वॉच भी कर सकते हैं, उसको जाके देख भी सकते हैं, और मतलब कि ग्रामर के साथ आप पास करके, और बिल्कुल मैं कहता हूँ एक सीक्वेंस के साथ सारी चीजें सिखाई गई हैं, तरतीब के साथ सिखाई गई है। आप बड़े आराम से आप उनको जाके देख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही बात आपको? ठीक है, ओके। टोटल वैसे उसका 100 डेज के नाम मैंने इसलिए रखा था कि 100 दिन, मुझे लगता था कि 100 दिनों में हम इसको ये मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमने उसे 80+ लेसन में, यानी 90 डेज से पहले हमने उसको मुकम्मल कर दिया। उसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव करवाया, फिर उसके बाद हमने अक्यूजेटिव करवाया, फिर डाटिव के लेसन आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद गेनेटिव लेसन मिलेंगे, यानी एक सीक्वेंस के साथ उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट वो जो है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं प्लेलिस्ट क्या होती है, वो भी मैं बताता चलूं, है, क्योंकि प्लेलिस्ट ये होती है कि जिसमें आपको तमाम लेसन, तमाम सबक जो है आपको एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलते हैं डियर ब्रदर सिस्टर भी, ठीक है। तो आप जाके वहां पे बड़े आराम से वॉच कर सकते हैं, ओके गुड। फिर उसके बाद हमने ये भी कहा है कि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें अपना कमेंट करें, हमारी टीम बकायदा उस कमेंट को पढ़ती है, ठीक है, ठीक है। फिर हम उसके बाद आपको बताते भी हैं। आप फर्ज करते हैं, आप कहते जी, फर्ज करें आप कहते हैं मैंने नॉमिनेटिव शुरू किया है, मैं इस वक्त नॉमिनेटिव सीख रहा हूं, और नॉमिनेटिव में मुझे एडजेक्टिव की समझ नहीं आ रही, मुझे आर्टिकल्स की समझ नहीं आ रही, या किसी जो भी चीज आपको समझ नहीं आती, समटाइम चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन आप उसका ये कर सकते हैं कि आप उसको हमसे कमेंट में लिखें कि मैंने ये सबक पढ़ा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हमारी टीम जैसे वो आपका कमेंट पढ़ेगी, तमाम कमेंट्स को इकट्ठा करके हम फिर उसके ऊपर एक वीडियोस बना देते हैं, और ताकि स्टूडेंट्स को फिर वो टाइमली मिल जाए और वो उसको वाइटा सीख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले इसको इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का ख्याल रखिएगा, ऑलवेज बी हैप्पी एंड वेरी नाइस टाइम। सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।